गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में जो अपना लास्ट टॉपिक एपोमिक्सिस चल रहा था वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज फोर्थ यूनिट का जो एक टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी, हम पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी को बहुभ्रूणता कहा जाता है। हिंदी में बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता का मतलब होता है, देखो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन होती है, ये कुछ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो ये मुख्य लक्षण के रूप में होती है। मतलब जिम्नोस्पर्म में 90% जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, उनका एक स्वाभाविक लक्षण है पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना। लेकिन एंजियोस्पर्म पादपों में जैसे सिट्रेसी फैमिली के नींबू है, संतरा है, उनमें पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है। और पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन का मतलब होता है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का बनना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है, एक सीड में आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो को कवर करने के लिए बीज के आवरण वो सीड के आवरण बना लेते हैं। तो उस सीड में एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन एक सीड में जब एक से अधिक एम्ब्रियो मिले तो उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। तो एक सीड में एक से अधिक, मोर देन वन एम्ब्रियो का मिलना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का मिलना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है, इसके पॉली एम्ब्रियोनी किस किस में पाई जाएगी। सबसे पहले ल्यूवेनहोक नामक जो वैज्ञानिक थे, ल्यूवेनहोक, इन्होंने संतरे में पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने संतरे में पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। ठीक है, संतरे में ल्यूवेनहोक ने पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। कुछ एंजियोस्पर्म हैं जिसमें नींबू है, संतरा है, तंबाकू है, क्रोटोलेरिया है, एलियम है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि एक सीड में एक से अधिक भ्रूण का बनना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ल्यूवेनहोक ने संतरे में पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। ठीक है, और ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन एंजियोस्पर्म पादपों में किस में पाई जाती है, जैसे एंजियोस्पर्म में नींबू, लेमन, ऑरेंज। इसके अलावा आपकी जितनी भी सिट्रेसी फैमिली में हैं, सिट्रेसी, उनमें ये मिलेगी। एलियम में एक पादप होता है, उनमें मिलती है। क्रोटोलेरिया में पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन मिलती है। क्रोटोलेरिया में भी पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है। अब टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। अब दो प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी होती है। एक तो होती है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, एक होती है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। अगर पॉली एम्ब्रियोनी की प्रकार बात करें मुख्य रूप से वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी
इसको कहते हैं सत्य प्रकार की बहुभ्रूणता। तो सत्य प्रकार की बहुभ्रूणता का मतलब ये हो गया कि इसको ध्यान से सुनना कि एक जो भ्रूणकोश होता है उस भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणकोश मिलेंगे। भ्रूणकोश में ये एक से अधिक जब भ्रूणकोश मिलते हैं और प्रत्येक भ्रूण से एक नया भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि बनने वाले सीड में एक से अधिक क्या होंगे, भ्रूणकोश होंगे, ठीक है। तो जब बीजांड के भ्रूणकोश में ही एक से अधिक भ्रूणकोश मिलेंगे, सत्य प्रकार की है। अब देखो भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणकोश हो तो कोई भी एग सेल है वो जो कि 2 भ्रूणकोशों में है या 3 भ्रूणकोशों में है तो प्रत्येक एक भ्रूण बना लेगी। बनने वाले बीज में एक से अधिक क्या होंगे, भ्रूण होंगे। दूसरी होती है फॉल्स प्रकार की, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। फॉल्स को असत्य कहते हैं बहुभ्रूणता। असत्य का मतलब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि बीजांड के किसी भी भाग में एक से अधिक भ्रूणकोश का पाया जाना। जब बीजांड के भ्रूणकोश में भ्रूणकोश मिलता है तो वो सत्य प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी है, और बीजांड के किसी भी भाग में एक से अधिक भ्रूणकोश का पाया जाना फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है, ठीक है। तो बीजांड के किसी भी भाग में एक से अधिक भ्रूणकोश का मिलना फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से पॉली एम्ब्रियोनी 2 प्रकार की होती है, मतलब बीज में एक से अधिक भ्रूण 2 प्रकार से मिलेंगे। जब बीजांड के भ्रूणकोश में ही भ्रूणकोश हो तो वो ट्रू प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी है, और बीजांड के किसी भी भाग में एक से अधिक भ्रूणकोश हो तो वो फॉल्स प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। तो ये भाई बहुभ्रूणता के प्रकार थे। अब ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता को भ्रूणों के उद्भव के आधार पर, ये तो मुख्य रूप से सामान्य प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, लेकिन भ्रूणों के उद्भव के आधार पर बहुभ्रूणता 3 प्रकार की होती है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ब्रोन के अनुसार पॉली एम्ब्रियोनी के प्रकार, ब्रोन के अनुसार पॉली एम्ब्रियोनी के प्रकार, फर्स्ट है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी,
क्लीवेज का मतलब होता है विदलन बहुभ्रूणता। और दूसरे जो प्रकार की बात करें, दूसरे प्रकार में वो है आपके अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूणों का परिवर्धन। अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य सेल से भ्रूण का परिवर्धन। अब आपको पता है कि भ्रूणकोश की एक कोशिका के अलावा अन्य कोशिकाओं से जब नर युग्मक सुयुग्मित होगा, जैसे सहायक कोशिकाओं से, तो भ्रूण का बनाएगा, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनेंगे ना। और तीसरे प्रकार में अगर भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी कोशिकाओं से भ्रूण का परिवर्धन, तीसरे में क्या हो जाएगा, भ्रूणकोश के बाहर। अब भ्रूणकोश के बाहर आपको पता है बीजांड काय न्यूक्लियस होता है या बीजांड के अध्ययन होते हैं, तो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी 2-1 सेल से भ्रूण का परिवर्धन। तो ये 3 प्रकार हैं डियर स्टूडेंट, क्लीवेज, पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब समझते हैं। जिम्नोस्पर्म का सामान्य लक्षण है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। आपको पता है क्लीवेज का मतलब होता है विदलन। विदलन का मतलब होता है कि कोशिकाओं का कोई समूह है, उनका अलग होना। तो जब सामान्य रूप से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जिसको ऊस्पोर, जाइगोट या प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। तो सामान्य रूप से अंड कोशिका और एक नर युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है, आपको पता ही है, जिसको ऊस्पोर भी कहते हैं या प्रोएम्ब्रियो भी कहते हैं। जाइगोट, ऊस्पोर, ये प्रोएम्ब्रियो जो बनता है ना, उसका क्लीवेज होने से 2 या 2 से अधिक भाग बन जाते हैं और प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से बने हुए द्विगुणित जाइगोट, ऊस्पोर या प्रोएम्ब्रियो के क्लीवेज से 2 या 2 से अधिक ऊस्पोर के भाग, जाइगोट के भाग बन जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसे क्लीवेज प्रकार की पोलो एम्ब्रियोनी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये सामान्य लक्षण है। जिम्नोस्पर्म में ये सामान्य लक्षण है। जिम्नोस्पर्म में ये सामान्य बात है। लेकिन एंजियोस्पर्म में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एक उदाहरण है इरिथ्रोनियम अमेरिकेनम। इरिथ्रोनियम अमेरिकेनम, इसमें विदलन बहुभ्रूणता का, ध्यान से सुनना, इरिथ्रोनियम अमेरिकेनम में विदलन बहुभ्रूणता का अध्ययन जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेफ्रे, ये जेफ्रे वैज्ञानिक वही हैं जिन्होंने प्रोटोस्टिल को डिस्कवर किया था, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि ऊस्पोर में जो कोशिकाएं विभाजित होती है, ऊस्पोर में जो ऊस्पोर बनता है, इस ऊस्पोर के निचले सिरे से
कोशिकाएं 2 या 4 के समूह में विभाजित होगी और प्रत्येक से एक भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आप इसमें पढ़ लेना आपकी बुक में। ठीक है, इसके अलावा निम्फिया में भी एक बहुभ्रूणता पाई जाती है। निम्फिया में मतलब इरिथ्रोनियम अमेरिकनम में क्या होता है कि जो ऊस्पोर से 3 से 4 समूह बनेंगे और प्रत्येक समूह से एक भ्रूण बन जाएगा। इसी प्रकार निम्फिया में, अगर निम्फिया की अगर बात करें तो निम्फिया एडविना में भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है। इसमें तो क्या होता है कि जो भ्रूण बनता है, मतलब जायगोट से भ्रूण बनता है और उस भ्रूण के 2 भाग बन जाएंगे। इसमें एम्ब्रियो के 2 भाग बनेंगे, इसमें जायगोट के बनते हैं तो इसमें किसके बनेंगे, एम्ब्रियो के क्या बनेंगे, 2 भाग बनेंगे और प्रत्येक से एक नया क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस प्रकार एम्पीट्रम में भी ऐसी कंडीशन मिलती है। क्रोटेलेरिया में भी पाई जाती है। आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा में एक आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा इसमें तो क्या होता है कि भ्रूण के सस्पेंसर से अतिरिक्त भ्रूण बनते हैं। सस्पेंसर का मतलब क्या हो गया कि जब भ्रूण बनता है ना तो भ्रूण में क्या होता है कि एक हाइपोकोटिल कंडीशन होती है और एक एपिकोटिल कंडीशन होती है। ठीक है, उनके बीच में से एक निलंबक निकलता है जो परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। तो जब सस्पेंसर या निलंबक से ही एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, वो आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा में होता है। तो ये बहुभ्रूणता के क्लीवेज आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो का विदलन या जाइगोट का विदलन। बस आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से ही ये पता चल रहा है कि भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। भ्रूणकोश में परागनलिका ने 2 नर युग्मक छोड़ दिए, एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ युग्मित हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि दूसरा नर युग्मक तो भ्रूणपोष ही बनाएगा, तो बहुभ्रूणता कैसे हो गई? तो कई बार क्या होता है कि जो परागकण आते हैं वो 2 से अधिक परागनलिका बना लेते हैं और प्रत्येक परागनलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। तब क्या होता है कि भ्रूणपोष तो बने ही बनेगा, लेकिन प्रत्येक 2 परागनलिका में 4 नर युग्मक हो गए, 4 हो गए ना, क्योंकि परागनलिका 2 बन गई और एक परागनलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, जिनमें से एक तो एग सेल के साथ युग्मित हो जाता है, लेकिन जबकि दूसरे जो नर युग्मक होते हैं वो सहायक कोशिकाओं से युग्मित हो जाते हैं। तो 2 से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति हुई या नहीं हुई? क्या बिल्कुल हुई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एग सेल के अलावा परागनलिका से नर युग्मक क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। और कभी कभी मतलब एग कोशिका के अलावा जो नर युग्मक होते हैं वो किसके साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं, सहायक कोशिकाओं के साथ में, कभी कभी एंटीपोडल सेल्स के साथ में भी युग्मित करके पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, भ्रूणकोश के अलावा बीजांड की किसी 2n कोशिकाओं से, अब बीजांड की किसी भी 2n कोशिकाओं में अगर बात करें तो बीजांड के बाहर अध्यावण है या न्यूसिलस है, तो अध्यावण या न्यूसिलस जो कि 2n होता है, अध्यावण जो कि इंटीग्यूमेंट्स वो भी 2n होते हैं। तो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट्स, इनसे जब एम्ब्रियो बनता है, इनसे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब आपको पता है इससे भी डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। तो सामान्य एक बीज में एक से अधिक क्या होगी,
एक तो सामान्य रूप से एग सेल के साथ में सुगमित नर युग्मक सामान्य प्रकार का भ्रूण बनाएगा। इसके अलावा बीजांड के अन्य द्विगुणित भागों से भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। ये कंडीशन आपके पाई जाती है सिट्रस में, जामुन में और आम में। ये जो कंडीशन है वो सिट्रस, मैंगो और आपकी जामुन में पाई जाती है। ये जामुन के अंदर अब फोर्थ टाइप भी हम कर लेते हैं। फोर्थ टाइप में क्या होगा, बीजांड में अन्य भ्रूणकोश से उत्पन्न होने वाले भ्रूण। अब आपको पता है कि बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण कोष उपस्थित होंगे तो बहुभ्रूणता बनाएंगे, ठीक है। वो एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बन सकते हैं या दो से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बन सकते हैं या बीजांडकाई कोशिकाओं से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप और बता देता हूं मैं यहां पे। फोर्थ टाइप में बीजांड में अन्य भ्रूणकोश से उत्पन्न होने वाले भ्रूण। तो बीजांड में अन्य भ्रूणकोशों से अगर बात करें, अब आपको पता है कि जो एमएमसी होती है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होती है, ये एक या दो डिप्लॉइड, एक या दो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, वो क्या बनाती है, दो या दो से अधिक एम्ब्रियो सैक बनाती है। तो दो या दो से अधिक जो एम्ब्रियो सैक बनेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा, कई बार क्या होता है कि बीजांडकाई कोशिकाओं से भी, न्यूसिलस से भी एम्ब्रियो सैक बन जाता है, न्यूसिलस। तो मेरे कहने का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर एम्ब्रियो जो बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। उनमें तो क्या था, एम्ब्रियो सैक एक ही था। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में भी एम्ब्रियो सैक एक ही होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रकार के निषेचन के बाद में क्लीवेज होने से पॉलीएम्ब्रियोनी बनेगी। और इसमें भी भ्रूणकोश तो एक ही है, क्योंकि भ्रूणकोश में एक कोशिका के अलावा अन्य नर युग्मक भ्रूणकोश उसी भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से युग्मित हो जाते हैं। और इसमें भ्रूणकोश के बाहर स्थित, मतलब भ्रूणकोश तो एक ही हुआ ना, ऊपर वाले तीनों में भ्रूणकोश एक ही हुआ, इसमें भ्रूणकोश एक से अधिक होंगे। उन भ्रूणकोशों को कौन बनाएगा, उन भ्रूणकोशों को या तो एक मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी या दो बनाएगी, या बीजांडकाई वाला भाग उन भ्रूणकोशों को बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुभ्रूणता के प्रकार थे। बहुभ्रूणता मुख्य रूप से कहाँ पे महत्वपूर्ण है? बहुभ्रूणता मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान में इसका मुख्य योगदान होता है, उद्यान विज्ञान में, ठीक है। अब बहुभ्रूणता के वर्गीकरण की बात करें तो ये बहुभ्रूणता के चार प्रकार हो गए। देखो, क्लीवेज का आपको मतलब हो गया। देखो, ऊपर वाले तीनों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट कि ऊपर वाले तीनों में, ये जो ऊपर वाले तीन है ना, इन तीनों में
भ्रूणकोष एक ही होगा और सामान्य प्रकार का फर्टिलाइज संयुग्मन भी सामान्य प्रकार का होगा, लेकिन संयुग्मन के बाद में जो जाइगोट या एम्ब्रियो होंगे उनमें क्लीवेज होने से बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। लेकिन फोर्थ प्रकार में तो क्या होता है कि जो भ्रूणकोष एक से अधिक होते हैं, जो कि एक मेगास्पोर मदर सेल या 2 मेगास्पोर मदर सेल या न्यूक्लियस से बनते हैं। तो ये आपका कार्य है। नेक्स्ट देखिए बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर बहुभ्रूणता की बात करें तो 2 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। एक तो समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी 2 प्रकार की होती है। अगर इसमें बात करें तो फर्स्ट आपके स्पॉन्टेनियस स्वतः बहुभ्रूणता, स्वतः बहुभ्रूणता, स्वतः बहुभ्रूणता को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसमें बहुभ्रूणता होती है वो नेचुरल रूप से उत्पन्न होती है। ये नेचुरल पॉलीएम्ब्रियोनी है। अरे नेचुरल का मतलब समझ गए क्या? नेचुरल का मतलब कुदरत में उसमें क्या होगा, 2 ऊपर 4 प्रकार बताए थे, क्लीवेज होगा या एक कोशिकाओं के लिए अन्य कोशिकाओं से संयुग्मन होगा या बीजांड के अन्य भाग से पॉलीएम्ब्रियोनी बनेगी या अनेक भ्रूणकोषों के बनने से पॉलीएम्ब्रियोनी बनेगी। वो नेचुरल रूप से होती है। और दूसरी होती है प्रेरक, इंड्यूस्ड। दूसरी होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड होती है वो कृत्रिम रूप से होती है। उसको हम हॉर्टिकल्चर के लिए, उद्यान विज्ञान के लिए, अच्छी किस्म के मतलब डेकोरेटिव सजावटी पादप प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं उसको, और उच्च पैदावार के लिए उसको हम कृत्रिम रूप से खुद बहुभ्रूणता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न की जाती है। आर्टिफिशियल रूप से, ये आर्टिफिशियल रूप से क्या करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं। अब स्वतः बहुभ्रूणता 2 प्रकार की होती है। एक तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, एक तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ट्रू और दूसरी जो होती है वो फॉल्स। वो हम बता सकें तो ट्रू में तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रू प्रकार की जो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि जो भ्रूणकोष एक ही होगा। ट्रू प्रकार में क्या होगा कि जो भ्रूणकोष होता है वो केवल एक ही होता है और उन भ्रूणकोष में बहुत से कारणों से, उस भ्रूणकोष में बहुत से कारणों से क्या होता है कि एक कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं से भ्रूण की उत्पत्ति होती है, उसे ट्रू प्रकार के। लेकिन फाल्स प्रकार में क्या होता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष बनते हैं, वो फाल्स प्रकार की हो गई। तो ये दोनों प्रकार के क्या थे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे आनुवंशिकता के आधार पर बहुभ्रूणता के प्रकार और फिर बहुभ्रूणता के कारण। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुभ्रूणता के कारण पढ़ेंगे और आनुवंशिकता के आधार पर बहुभ्रूणता के प्रकार पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।